हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। थंबनेल देख ही लिया होगा किसके रिगार्डिंग में वीडियोस हैं। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट एसएससी जीडी में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट इंटरेस्टेड है कंट्री को सर्व करने में, देश की सेवा करने के लिए, जिसे वर्दी का शौक़ है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। देखते हैं, हम बात करते हैं जीडी के बारे में। एसएससी जीडी मैं बता देता हूँ, ये 100 रुपये का फॉर्म्स है, यानी कि 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस होगी फॉर जनरल एंड ओबीसी। बाकी सब जितने भी ये फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एसएससी की हर एक फॉर्म्स, और जो बाकी एससी एसटी वाले उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बात करते हैं हम एसएससी जीडी की वैकेंसीज़ कितनी आई हुई है इसके बारे में। 25,271 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 24,424 मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,847 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब जीडी की बात करें तो जीडी क्या है? जनरल ड्यूटीज़। एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जनरल ड्यूटीज़ के लिए, यानी कि जितने भी हमारे फोर्सेस हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए या उनकी भर्तियों के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो एसएससी, जो कि यानी कि स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और जीडी का भी वही कंडक्ट कराएगी। देखते हैं आगे क्या है इसमें। बीएसएफ की अगर हम बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मैं फिर इसमें ये भी बताने वाला हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसको आपने पहले प्रेफरेंस देनी है, पहले नंबर पे कौन सी वाली को जब आप फिल करोगे लास्ट में जाके सिलेक्शन के टाइम पे, तो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी पहले पे, और सबके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बीएसएफ है मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर्स पे हमें सिक्योरिटी देनी होगी, जितने भी बॉर्डर्स हमारे चाइना की तरफ है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन बॉर्डर्स पे हमें सिक्योरिटी देनी होती है। तो ये बीएसएफ है। इसकी वैकेंसी 7,545 टोटल है, और जिसमें से 1,132 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो मेल कैंडिडेट्स के लिए रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि बाकी जो बची हुई है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए। आगे बात करते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें क्या है? इसमें जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल्स, जितने भी आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, इन पे जितनी भी सिक्योरिटी आपने देखी होगी, ये होता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और यही होने वाली है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहली प्रेफरेंस आपने देनी है तो इसी को देना। 40-45 हज़ार के लगभग इसकी सैलरी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाई स्कूल इसकी योग्यता है, जो यानी कि एलिजिबिलिटी है, वो हाई स्कूल, जिसने हाई स्कूल कर रखा है वो भर सकता है, लेकिन एज मैटर करेगी। ऐसा नहीं कि अभी इसी साल जिसने हाई स्कूल किया तो वो चलो भैया जीडी की तैयारी करने, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पहले एज भी मैटर करेगी। वो क्या एज है वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आगे बात करते हैं SSB, सशस्त्र सेना बल। ये होता है SSB, सशस्त्र सेना बल, और इसकी वैकेंसी है 3,806। इसमें कोई फीमेल कैंडिडेट्स नहीं है, सब की सब मेल कैंडिडेट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, यानी कि इसको रिक्रूट नहीं कर सकती हैं। 8,464 CISF की, जिसमें से 854 वैकेंसीज हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी की बची हुई है मेल कैंडिडेट्स के लिए। ITBP की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, पुलिस कह सकते हैं, P मतलब पुलिस हो गया। तो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पे, चाइना वाले बॉर्डर पे इंडिया तिब्बत एक पर्टिकुलर फोर्स वहाँ पे लगाई जाती है, ITBP होती है, और उसमें 1,431 वैकेंसीज हैं, 215 इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। AR मतलब असम राइफल एक दल का नाम है इसी तरह के। तो उसमें 3,785 वैकेंसीज है, जिसमें 600 कैंडिडेट्स हैं फीमेल। और आगे बात करें SSF, सेक्रेटरिएट होता है जैसे सेंट्रल, केंद्रीय सचिवालय कह सकते हो। हर एक स्टेट में सचिवालय है, और सेंटर का अपना दिल्ली है ही केंद्रीय सचिवालय। तो सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्रेटरीट को जो सिक्योरिटी देगा जो, तो ये भी आपको पहली प्रेफरेंस या CISF और SSF में से कोई सी एक देनी है, और बाकी उसके अलावा आप कोई सी भी दे सकते हो। ITBP, BSF बॉर्डर वाली हैं सारी, और असम राइफल, SSB। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे SSB, पहले नंबर पे आप इसको दे सकते हो, पहले सेक्रेटरीट के पास रहोगे बिल्कुल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप इसको दे सकते हो, और तीसरे नंबर पे आप दे सकते हो SSB तीसरे नंबर पे, और बाकी ITBP, BSF और AR, इसमें जो भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें से कोई से भी प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप SSF देना, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है।
इसमें आपको सिक्योरिटी करनी होती है। सचिवालय के पास देखे होंगे जितने भी सैनिक बल तैनात होते हैं वो सब एसएसएफ वाले होते हैं, और जितने भी एयरपोर्ट्स हो गए और ये आईटीबी सीआईएसएफ वाले, तो ये इंडस्ट्रियल वाले में जो सिक्योरिटी फोर्स होती है वो होता है। ठीक है, एआर मतलब असम राइफल। ठीक है भाई, देखो लड़ाई उड़ाई होगी देश की सेवा के लिए तो भाई लड़ना तो सभी को ही है, हम भी लड़ेंगे, तुम भी जो सिपाही है वो भी लड़ेंगे, जो सिपाही नहीं है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देश का एक एक नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए जरूर लड़ेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर, तो वो तो एक अलग बात हो गई। बाकी के लिए अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें मैंने पूरी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कर दी है। अच्छा, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ये तो एसएससी की वैकेंसी है जो टोटल है, और इनका डिस्कशन ये है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है और मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है वो हमने बात कर ली है। आगे बात कर, ये इतनी रिजर्व है। हाँ, एक बात और मैं बता दूँ भैया, ये इतनी रिजर्व है, यानी कि इन वैकेंसीज पे जो ये फीमेल कैंडिडेट्स की है, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, ये रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट्स नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इन पे बाकी की जो बचेंगी उस पर कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अच्छा, आगे बात करते हैं। एसएससी जीडी के लिए हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? और पता ही है देश की फोर्सेस हैं, देश की सेना है, तो भारतीय ही होना बड़ा जरूरी है। तो भारतीय ही जो होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। और फॉर्म फिल करने से पहले एक फिजिकल मेजरमेंट यानी कि हाइट 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 157 सेंटीमीटर्स इज नेसेसरी। 157 सेंटीमीटर की लंबाई महिला कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है, वही पहले मेज़र कर लें और उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल करें आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी SC ST OBC वालों के लिए नहीं है, SC ST और बाकी कैंडिडेट्स के लिए इसमें थोड़ा सा कुछ रिजर्वेशन मिल जाएगा, हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है। एज की अगर हम बात करें भैया, एज की बात करें तो 2/8/1998 देख लो भैया, वही लोग भर सकते हैं जो 2/8/1998 यानी कि 1998 8 महीना यानी कि अगस्त के महीने की 2 तारीख, 2 अगस्त 1998 से पहले अगर जो जन्मा होगा 2 अगस्त 1998 से, यानी कि एज है 28 से 23 वर्ष, यानी कि 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट्स ही इसको फिल कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं पता लग रहा है तो ये तो अपने डेट ऑफ बर्थ पता ही होगा सभी को, तो इतना देख लेना 2/8/1998 से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/8/1998 भी हो गई तो भी नहीं भर सकता वो, पहले यानी कि 1998 2/8 यानी कि 2 अगस्त 1998 से अगर एक दिन पहले भी अगर हो गया, 1 अगस्त 1998 हो गया तो भी इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, लास्ट में जाकर आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं 1/8/2003 यानी कि 1/8/2003 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2/8/2003 का नहीं होना चाहिए। ये उसकी ये इस मिनिमम लिमिट है और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी कि कम से कम इतना तो होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। तो यानी कि 1/8/2003 में अगर 2/8/2003 का भी अगर कोई कैंडिडेट है जिसका जन्म 2 अगस्त 2003 को हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। अगर तुम जानना चाहते हो किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कैसा फील होता है, अगर यही सब तुम करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट के सिलेक्शन में जाके आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे ही देखेंगे वो कि ये 2/8/2003 का है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। OBC अगर तुम OBC कैंडिडेट हो तो रिजर्वेशन तुम्हें मिलेगा 3 साल का, यानी कि 1995 जो 2/8/1995 1995 से पहला अगर होगा, 1 अगस्त 1995 से पहला अगर कोई OBC का कैंडिडेट होगा तो वो इसको फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, तो OBC का कैंडिडेट अगर 1/8/1995 का होगा तो वो भी नहीं भर सकता है, 2/8/1995 का होना चाहिए या उससे आगे होना चाहिए। 3/8/1995 हो सकता है, 95 में बोल रहा हूँ, 3 साल का उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा।
आगे बात करते हैं SC/ST के लिए। अगर हम बात करें तो 5 साल का रिजर्वेशन होगा 1993, यानी कि 2/8/1993 से पहला नहीं होना चाहिए, 1993 से पहला नहीं होना चाहिए, 2 अगस्त 1993 से पहला नहीं। जो 1 अगस्त 1993 का है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है। और इधर की तरफ तो कोई भी किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया OBC वाले हैं तो इधर की तरफ को और बढ़ा दो, वो सब नहीं होगा, ठीक है। वो बस इस इधर को कर सकते हो आप, ठीक है, वो ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 18 साल से अधिक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 साल 11 महीने और 29 दिन का हो रहा है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो भी चलो OBC का इसमें लगा दो रिजर्वेशन, इधर की तरफ नहीं लगेगा बिल्कुल भी, रिजर्वेशन इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी। एक बात और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जिसमें तुम ज़्यादातर गलतियाँ करते हो, सर्टिफिकेट बनवाने की गलती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, जब तुम जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो उस टाइम सर्टिफिकेट दिखाना होगा आपको OBC SC/ST का, अगर तुम्हें कैटेगरी में रिजर्वेशन लेना है तो, ठीक है। और अब वो सर्टिफिकेट कौन सी डेट का होना चाहिए, तो इसकी लास्ट डेट है फिल करने की 31/8/2021। ये लास्ट डेट है, 17 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, 31 अगस्त 2021 को लास्ट है इसका एप्लीकेशन का। जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे वो लास्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका कोई प्रोसेस नहीं होगा। फीस का चालान का वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा डेट दी हुई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका 31/8/2021 से तक ही हो पाएगा। तो इससे पहला होना चाहिए, इसके बाद का अगर होगा तो फिर वो दिक्कत कर देगा, वहाँ पे उसको प्रोविजनल में लिख देंगे, वो फिर गलत में लिख देंगे, ठीक है। बाकी वो आयोग की मर्जी है, बाद में क्या करती है वो उसकी बात है, लेकिन इसमें फिर वो उसको मान्य वैलिड नहीं करेंगे। तो ये बात बड़े ध्यान से देखना। अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आज ही अपना जिसका भी SC/ST OBC का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल अभी जो भी सर्टिफिकेट जो लगाना चाहता है वो बिल्कुल आज ही अप्लाई कर दें। अगर नहीं है तो, और 2-4 साल पहला भी है तो भी कर दें उसको 1-2, क्योंकि वो इस डेट से पहला होना चाहिए, लेकिन अगर 3-4 साल पहला हो रहा है तो भी फिर हो सकता है कि दिक्कत कर दे। तो कोशिश यही करना कि बनवाई लो उसको, ठीक है। 100 रुपये का फॉर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 31/8/2021 से पहला होना चाहिए, तो आपको ये सब रिजर्वेशन मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम दिखाना बड़ा जरूरी है, ठीक होगी बात इतनी। तो ये 3 साल का रिजर्वेशन OBC के लिए, SC/ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन। हाँ, ये 5, 8 और 10 क्या है, देखो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर तुम मान लो 1984 के दंगे हुए थे, 2002 के दंगे हुए थे, उनके अगर विक्टिम्स हो कोई भी, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी वो अनरिजर्व होती है, UR। अनरिजर्व का मतलब हो गया सभी इसमें अप्लाई कर सकते, कोई भी OBC SC/ST सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए 5 साल का उसमें छूट मिल जाएगी एज में 5 साल की, और 8 साल की एज में छूट मिल जाएगी उनके लिए जो OBC वाले हैं, और 10 साल की छूट मिल जाएगी उनके लिए जो SC/ST वाले हैं। कौन? 1984 के जो दंगे और 2002 के जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उनके जो भी विक्टिम्स होंगे उनके लिए ये छूट का प्रावधान इसमें रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बात करते हैं NCC के बारे में। NCC का अगर सर्टिफिकेट है, नेशनल कैडेट कोर, जैसे कि स्कूल में जब तुम 12th कर रहे होते हैं या कोई ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उसमें अगर तुम NCC में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर तुमने C सर्टिफिकेट अगर तुम्हें मिला हुआ है NCC का C सर्टिफिकेट, तो 5% रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, और 100 ही मार्क्स होंगे, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो 100 में से 5% यानी कि 5 नंबर उसको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। मान लो अगर NCC का C सर्टिफिकेट तुम्हारे पास और 60 नंबर आ रहा है, तो तुम्हारे पास 65 नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर NCC के सर्टिफिकेट के मिलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। और 3 नंबर 100 के 3% 3 ही होता है, 3 नंबर B सर्टिफिकेट वाले को और A सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर 100 में से मिलेंगे। तो NCC का सर्टिफिकेट है तो वो इस बात पे ध्यान रखें, उनको 5 नंबर C वाले को, B वाले को 3 और 2 नंबर A सर्टिफिकेट वाले को, ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट A है NCC में। ये मतलब 3 नंबर है, 5 और 3 और 2। परसेंटेज मैक्सिमम का, मैक्सिमम कितने हैं? 100 हो मैक्सिमम, और 100 का 5% 5, 100 का 3% 3 और 100 का 2% 2 होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म फिल करना, बस तुम्हें अपना आधार कार्ड लेना है, फोटो लेना है, और सिग्नेचर तो आप वही कर दोगे, और अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट
या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट नेसेसरी है, उसी से पूरी डिटेल फिल होगी। और लास्ट में आपने क्या कर रखा है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर इंटर कर रखी है तो आप वो भी भर सकते हो, उसका एक ऑप्शन मिलेगा। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उस जगह भी आप हाई स्कूल भर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क एनी क्वेरी, कोई भी इसके संदर्भ में आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अगर बस हाई स्कूल तो नेसेसरी है, वो तो रिक्वायर्ड है, वो तो एलिजिबिलिटी हाई स्कूल ही है। अगर मान लो तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट ना भी ले जाओ तो भी चलेगा, अदरवाइज अगर ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिल करने का ऑप्शन है उसमें। और अगर वो भी नहीं है तो फिर उसकी जगह में हाई स्कूल का फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें ये सब है, बस इतनी सी चीज़ें ले जाना, अपना फॉर्म फिल हो जाएगा बिल्कुल। वो अपना आप भरना चाहो तो अपना आप भर सकते हो, और बाकी अगर कैफ़े पे जाके भरवाना चाहो तो वहाँ भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया भैया इतना कि इतनी हमने इन्फॉर्मेशन मिली है। अब बात करते हैं भैया इसके सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस है और क्या इसमें सब्जेक्ट होंगे एसएससी जीडी के, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं बता देता हूँ, एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम होगा आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। पहला पोर्शन होगा आपका रीजनिंग की, अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं और 25 ही मार्क्स हैं उसके। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर गलत करते हो तो एक क्वेश्चन पे अगर गलत करते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इतने मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। क्लियर हो गया भैया इतना, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग के बाद जीएस और जनरल अवेयरनेस, जीए और जीएस की अगर हम बात करें, जनरल स्टडीज। रीजनिंग तो सभी वही है जो तुम पढ़ रहे हो यार, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तुम, यूपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई सा भी, सब में रीजनिंग सेम ही है, सिवाय बैंक को छोड़ के, उसमें कुछ टॉपिक अलग है। यूपीएसआई की भी अगर हम बात करें तो उसमें कुछ मशीन के इनपुट आउटपुट, वो रीजनिंग की बात हम कर लेंगे बाद में। जीएस और जीएस सब के लिए सेम ही है। तुम चाहे पैट का एग्जाम दे रहे हो, पैट के बाद जब तुम कोई भी फॉर्म निकलेगा उसका एग्जाम दोगे, तुम कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम, सबके लिए जीएस, सबके लिए वही पॉलिटी है, वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है, वही इकोनॉमिक्स है, सबके लिए वही करंट अफेयर है, सबके चीज़ के लिए वही। तो हर चीज़ के लिए तुम्हें वही पढ़ना है, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की हम बात करेंगे, कर ली हमने। उसके बाद आता है आपके पास मैथ, एलिमेंट्री मैथ आता है, प्रारंभिक गणित, ठीक है, प्रारंभिक गणित। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो, देखो जो पैट के एग्जाम का सिलेबस है मोस्टली तो वही हो जाएगा इसका भी। और इसमें कुछ 2 4 5 टॉपिक जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात हो गया, ठीक है, समय कार्य और समय दूरी हो गया, ये कुछ, और एवरेज औसत हो गया, है ना, मेंसुरेशन हो गई। हमने ये सारी वीडियोस तुम अगर देखो तो इस चैनल पे मैंने सब डाल रखी है, तुम्हारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी और कंटिन्यू अभी चली रही है। तो मैथ्स के लिए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रारंभिक गणित की वीडियो देख लेना, उसमें सारे फ्रैक्शन नंबर और नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यही टॉपिक है भाई सारे के सारे जितने हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक और आगे आता है प्रारंभिक गणित के बाद इंग्लिश या फिर आप हिंदी, जो इन दोनों में से जो कॉम्प्रिहेंशन इसका आएगा, 2 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करोगे उनमें से कोई सा एक आपने अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश चाहे हिंदी, जो भी आपकी अच्छी होगी। हिंदी अगर अच्छी होगी तो हिंदी अटेम्प्ट करना, इंग्लिश अच्छी होगी तो इंग्लिश अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी। और हमने देखो मैथ्स के लिए और जीएस के लिए हम बात करें तो हिस्ट्री की वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और बात करें मैथ्स की तो मैथ्स की भी वीडियो काफ़ी सारी, जो कि एलिमेंट्री मैथ्स की, स्टार्टिंग की, बेसिक की, एवरेज की हम डाल एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और एलिमेंट्री मैथ्स में संख्याएँ हो गई, फ्रैक्शन वैल्यूज हो गई, वर्गमूल, घनमूल हो गए, इनकी काफ़ी हद तक हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। चाहो तो आप उसको बार बार देख सकते हो, 2 4 5 बार। ऑफलाइन क्लास की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही, तो तब तक आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस का। एक और मैं बात बता देता हूँ, देखो ऑनलाइन पढ़ते हुए एक दिक्कत हमें ये जरूर होती है, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो इतनी सारी वीडियोस मिल जाती हैं उसी टॉपिक पे, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई अभी स्टार्टिंग कौन सी से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो फिर दिमाग जब परेशान होता है तो सोचते हैं चलो कुछ गाने सुन लेते हैं कुछ और वीडियोज़ में, तो उसमें हम टाइम बर्बाद करते हैं। भाई देखो उस टाइम से अच्छा है तो तुम कोई सी भी वीडियो ओपन करो, कम से कम पढ़ाई करो, बस कोई सी भी कर लो जो भी मन करे, कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। तो कोशिश यही किया करो कि ऐसे टीचर से पढ़ो जिसे तुम जानते हो या फिर जिससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है। तो
मैथ्स से रिलेटेड तो हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश के फंडामेंटल वीडियोस जितनी भी हैं वो पैट में भी काम करेंगी और जीडी में भी काम करेंगे, एसएससी जीडी में भी। और रीजनिंग की बात करेंगे हम बाद में, और मैथ्स की बात कर ली हमने। और जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में हम हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एक टाइमलाइन के साथ, उसमें रिविजन करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ देख लेना। चैनल पे करना हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके भाई बहन या कोई भी इसमें इंटरेस्टेड हो जीडी के एग्जाम में, तो वो मैंने बता दिया था। हाई स्कूल इसकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता हाई स्कूल जिसने कर रखा हो, और एज उसकी 18 साल से अधिक होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं भरेगा। ऐसा नहीं कि इसी बार ही किसी ने हाई स्कूल किया और वो अभी 15 साल का है और चलो भैया वो फॉर्म भर सकता है जीडी का, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए पर्याप्त होगी। और सारी सैलरी उलरी के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, और मैंने इनमें ये भी बता दिया इसमें से ज़्यादा अच्छी जो आप प्रेफर कर सकते हो, कौन सी को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, सारी के बारे में मैंने बता दिया, सारी जितनी भी आपकी वैकेंसीज आई हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉच एंड कीप लर्निंग।